हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 5 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है 23 दिसंबर, फोर्थ ऑप्शन है 28 फरवरी। तो बात करते हैं कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात कर लेते हैं 5 दिसंबर की। तो 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस के रूप में 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। बात करते हैं 23 दिसंबर की। तो 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात कर लेते हैं 28 फरवरी की। तो 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2004 में, सेकेंड ऑप्शन है 2010 में, थर्ड ऑप्शन है 2015 में, फोर्थ ऑप्शन है 2016 में। तो जो अपना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष मनाया गया है, तो बात करते हैं सन 2004 की। तो सन 2004 में जो मनाया गया था वो चावल वर्ष मनाया गया था। सन 2004 में चावल वर्ष मनाया गया था। बात कर लेते हैं सन 2010 की। तो सन 2010 में जैव विविधता दिवस मनाया गया था। बात कर लेते हैं सन 2015 की। तो सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात कर लेते हैं सन 2016 की। तो सन 2016 में दलहन वर्ष मनाया गया था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 45%, थर्ड ऑप्शन है 25%, फोर्थ ऑप्शन है 5%। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक मृदा का पार्टिकल हम लोग लेते हैं। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मृदा का जो मतलब ठोस भाग है वो कितने प्रतिशत तक मतलब घिरा होता है। तो ये सॉइल का मान लीजिए कोई एक पार्टिकल या टुकड़ा है, तो इसको हम लोग इसका जो भाग होता है इसको हाफ भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका जो 50% भाग होता है ये ठोस होता है, और जो 50% भाग होता है ये रंध्रावकाश होता है। तो इसका जो मतलब बात कर लेते हैं कि ठोस मतलब यहाँ बात हो रही है कि ठोस पदार्थों से कितना परसेंट भाग घिरा होता है। तो जो मतलब मृदा का मतलब ठोस परसेंटेज भाग होता है वो 50% भाग जो होते हैं वो ठोस होते हैं। उन 50% में भी जो मतलब अगर बात की जाए कि 50% में ठोस में क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो लगभग 45% होते हैं ये मिनरल और ठोस मिला के 45% होते हैं। बाकी बचा 5%। तो जो 5% होता है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब बचे 50%। तो 50% में जो होता है
लगभग 25% वाटर होता है और 25% एयर होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मृदा आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 50% भाग जो है वो ठोस पदार्थ से घिरा है। और ठोस पदार्थ में भी जो मतलब अगर बात की जाए कि 45% की यहाँ पे, तो जो 50% भाग ठोस का होता है उसमें से 45% उसमें मिनरल पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए 5% की, तो 50% के अंदर ही जो 5% होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि मतलब 25% की, तो 50 में जो होता है रंध्रावकाश में जो 50% होते हैं उसमें 25% वाटर का होता है और 25% एयर का होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि मतलब जब जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है तो एयर की मात्रा कम हो जाती है, या फिर जब मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है तो उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है और एयर की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा कि मृदा आयतन का जो लगभग कितना परसेंट भाग ठोस से घिरा है, तो वो 50% भाग ठोस से घिरा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा प्रोफाइल के ए तथा बी संस्तरों को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेडॉन, सेकंड ऑप्शन है सोलम, थर्ड ऑप्शन है उपसंस्तर, फोर्थ ऑप्शन है रिगोलिथ। तो जो मृदा का संस्तर होता है उसको मतलब हम लोग कैसे मतलब समझते हैं कि मृदा का संस्तर क्या होता है। मृदा जो होता है उसको जब हम लोग ऊर्ध्वाधर कटान करते हैं, मतलब मृदा का जब ऊर्ध्वाधर कटान करते हैं तो जो संस्तर हमें मिलते हैं उसे हम लोग मृदा प्रोफाइल बोलते हैं। तो आइए एक मतलब छोटे से फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि संस्तर के बारे में। कि सपोज दैट आप लोग एक प्लांट मान लीजिए, ये कोई एक प्लांट है। तो प्लांट के मतलब जो एकदम स्टेम से जो अटैच मतलब मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, इनको हम लोग ओ संस्तर बोलते हैं, ओ होरिजन बोलते हैं। और फिर इसमें से जो जड़ें निकलती हैं तो ओ संस्तर के नीचे ठीक नहीं नीचे मतलब ए संस्तर पाया जाता है। अब ए संस्तर के जस्ट ठीक नीचे जो होते हैं वो बी संस्तर पाए जाते हैं, और ठीक इसके जो नीचे मतलब पाया जाता है वो सी संस्तर होता है। और सबसे लास्ट में जो संस्तर पाए जाते हैं वो आर संस्तर होते हैं। इनमें राख यानी चट्टानें उपस्थित होती हैं, यानी इनमें जो होता है वो राख संस्तर होते हैं। तो जड़ों का जो मतलब मैक्सिमम पोषण मिलता है वो बी और सी संस्तरों तक ही मिलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मृदा प्रोफाइल ए तथा बी संस्तरों को क्या कहते हैं, यानी ए और बी को अगर मिलाकर हम लोग बात करें तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी को मिला के हम लोग सोलम बोलते हैं। यानी सोलम किसको बोलते हैं, जो ए संस्तर होता है, ए प्लस बी को मिलाकर हम लोग सोलम संस्तर बोलते हैं। और बात कर लेते हैं रिगोलिथ की। तो रिगोलिथ में क्या होता है, इसमें हम लोग ए प्लस बी प्लस सी जो संस्तर होते हैं इनको मिला के हम लोग रिगोलिथ बोल देते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मृदा प्रोफाइल के ए तथा बी संस्तरों की। तो ए तथा बी संस्तरों को हम लोग सोलम बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। फर्स्ट ऑप्शन है 19 फरवरी 2015 को, सेकंड है 19 फरवरी 2016 को, थर्ड है 15 फरवरी 2015 को, फोर्थ है 19 फरवरी 2017 को। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 19 फरवरी 2015 को की गई थी।
और ए पे एक कहाँ पे की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे एक नारा दिया गया था, जो कि नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये जो नारा क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब इस कार्ड की जब योजना की शुरुआत हो रही थी तो उस दौरान ये नारा दिया गया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी मतलब आप जितने खेत में मतलब फर्टिलाइज़र की मात्रा को कम रखेंगे उससे मतलब क्या होगा, आपकी फसलें भी नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी, ना तो आपकी मिट्टी उतना प्रभावित होगी, और दूसरी जब मिट्टी नहीं प्रभावित होगी तो फसलें भी नहीं प्रभावित होंगी। इससे जो अनाज हम लोग खाते हैं तो हम लोग के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो 19 फरवरी 2015 को की गई। अब बात कर लेते हैं कि इसका मतलब जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये मतलब काम कैसे करता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो खेत की मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी जो होती है उसका हम लोग सैंपल लेते हैं। जो सैंपल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 500 ग्राम। हम लोग 500 ग्राम खेत की मिट्टी का सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद मतलब सैंपल लेते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो सैंपल लेने का जो मतलब तरीका है, सबसे पहले क्या होता है कि जो मिट्टी खेत में मतलब खेत में जो फसलें लगी होती हैं उसके मतलब ऊपरी जो मिट्टी की छता होती है उसको हम लोग बारीकी से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद क्या करते हैं, उसको बी आकार के शेप में हम लोग मिट्टी को काट लेते हैं। यह लगभग कितना मतलब नीचे तक इसको काटते हैं, वो 6 से 8 इंच जो होता है इसी के आसपास तक हम लोग इसकी मिट्टी को काटते हैं। फिर क्या होता है, इस परत को धीरे धीरे हम लोग निकाल देते हैं। निकाल के जब यहाँ पे मिट्टी की मात्रा मतलब 500 ग्राम होती है तो इस सैंपल को हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक पॉलीथीन में पैक करके उसमें किसान का नाम, खेत का नाम, फसल का नाम और जो खसरा खेतौनी होता है इन सब का नाम मतलब हम लोग लेके फिर लेबोरेटरी में भेज देते हैं। तो इसी को मतलब हम लोग जो क्या बोलते हैं कि मतलब इससे हम लोग जो मृदा होती है उसका मतलब जांच कराते हैं। अगर बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर वाली फसलें होती हैं, हॉर्टिकल्चर वाली फसलों में बात करें तो इसके लिए जो लगभग हम लोग गहराई लेते हैं वो 1 फीट के आसपास इसके गहराई लेते हैं। जो सैंपल हॉर्टिकल्चर प्लांट के लिए यूज किया जाता है वो लगभग 1 फीट के आसपास में लिया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 19 फरवरी 2015 को हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। साधारणतः मृदा वायु में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 78.0%, सेकेंड ऑप्शन है 20.5%, थर्ड ऑप्शन है 0.3%, फोर्थ ऑप्शन है 0.003%। तो जो साधारणतः मृदा में वायु होती है इसमें कितने प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 78% की। तो जो ए होती है ए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर बात कर लेते हैं 20.5% की, तो ये जो होती है मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, मृदा में जो वायु यानी ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा होती है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो लगभग वहाँ पे 21% के आसपास में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन पाई जाती है, और जो मृदा में पाई जाती है ये 20.5% पाई जाती है। अगर बात कर लेते हैं मृदा वायु में कितने परसेंट CO2 की मात्रा पाई जाती है, तो मृदा वायु में जो CO2 की मात्रा होती है ये 0.3% पाई जाती है। और बात कर लेते हैं 0.003%, तो ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ये इन्वायरमेंट में पाई जाती है। और जो मृदा में पाई जाती CO2 की मात्रा वो इन्वायरमेंट की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। तो कभी कभी जो नए सिरे से मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा,
तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जब कभी कभी पूछ लेते हैं तो वो ppm के माध्यम में दे देते हैं, जो ऑप्शन होता है उसको ppm के रिलेशन में दे देते हैं। तो अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा ppm के बेस पे दिया जाता है तो ये जो होता है 300 ppm CO2 इन एटमॉस्फेयर में मतलब दिया होता है। तो अगर बात की जाए कि CO2 की मात्रा जो होती है ये मृदा में, तो ये मृदा में जो होती है वो 3000 ppm के आसपास में होती है। अगर ppm में देता है तो आपको वायु में 300 ppm ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको मतलब 3000 ppm देता है तो आपको मतलब मृदा में 3000 ppm चॉइस करना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा कि मृदा वायु में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 0.3% मृदा में CO2 की मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जीवाश्म पदार्थ से मृदा की धनायन, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मतलब जीवाश्म पदार्थ होते हैं जब वो मृदा में मिल जाते हैं, यानी सड़ गल के मतलब मिल जाते हैं, तो क्या होती है उससे मतलब उनका जो मृदा की धनायन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और जब मृदा की धनायन क्षमता बढ़ जाती है और साथ साथ में जो वायु का संचार होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी जीवाश्म पदार्थ से मृदा की धनायनता बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पीएच स्केल से पीएच मापने की सीमा कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 14 तक, सेकेंड ऑप्शन है 1 से 14 तक, थर्ड ऑप्शन है 1 से 7 तक, फोर्थ ऑप्शन है 7 से 14 तक। तो हम लोग देखते हैं एक छोटे से फिगर के माध्यम से, हम लोग पीएच स्केल की जो वैल्यू है उसको पता करते हैं। तो सपोज दैट कोई इसको आप एक लाइनिंग मान लीजिए, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग न्यूट्रल बोल देते हैं। मिड पॉइंट जो है ये न्यूट्रल हो गया, और मिड पॉइंट के मतलब जो लेफ्ट तरफ का मतलब भाग होता है इसको हम लोग एसिडिक मीडियम बोलते हैं, और जो मतलब राइट साइड का मतलब होता है उसको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं, यानी क्षारीय बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो होती है न्यूट्रल की जो वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं वो 7 लेते हैं, और 7 से हम लोग अगर एसिड की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 6 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, या फिर 0 हो गई। और इधर क्या होता है 7 के बाद हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ, 10 की तरफ, 11, 12, 13 ऐसे करके 14 तक हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि पीएच स्केल से पीएच मापने की सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ मिट्टी। अगर मिट्टी की हम लोग जो मतलब न्यूट्रल वैल्यू होती है, मृदा की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो 6.5 से 7.5 होती है। अगर बात कर लेते हैं पानी की, तो पानी की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पीएच स्केल से पीएच मापने की सीमा कितनी होती। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एसिड है यहाँ पे फर्स्ट हम लोग मेंशन किए हैं, और जो एल्कलाइन का लास्ट पार्ट है, पोर्शन है, वहाँ पे हम लोग 14 मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एसिड पे मेंशन किए हैं और एल्कलाइन पे कितना मेंशन किए हैं 14। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, यानी हम लोग जो मतलब सीमा रखते हैं वो 0 से 14 रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है
फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है हिसार, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। तो जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? बात कर लेते हैं करनाल की। तो जो करनाल में मतलब है वो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? वो करनाल में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात कर लेते हैं नागपुर की। तो नागपुर में जो है ये नींबू वर्गीय मतलब फसलों का अनुसंधान केंद्र है, और साथ साथ यहाँ पे कपास वर्गीय जो मतलब है उसका अनुसंधान केंद्र है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे नींबू वर्गीय की, तो ये नागपुर में है। नींबू वर्गीय जो फल होते हैं और बात कर लेते हैं हिसार की। तो यहाँ पे हिसार में जो है यहाँ पे भैंस का अनुसंधान संस्थान स्थित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कानपुर की। तो कानपुर में जो है ये दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कानपुर में दलहन केंद्र अनुसंधान स्थित है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी करनाल हरियाणा में जो है वो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है पायराइट। तो जो मतलब बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो CaO है इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CO को क्या बोलते हैं? CO को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीबेक को, सेकेंड ऑप्शन है सोरेंसन को, थर्ड ऑप्शन है डोकुचेव को, फोर्थ ऑप्शन है थॉमस ग्राहम को। तो बात कर लेते हैं अगर लीबेक की, तो इसके पहले वाले मतलब वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लीबेक हैं इनको हम लोग कृषि रसायन के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी जानते हैं। और बात कर लेते हैं सोरेंसन की। तो इन्हें पीएच स्केल को दिया था, सोरेंसन ने किसको दिया था? पीएच स्केल मान को दिया था। और अगर बात कर लेते हैं डोकुचेव की, तो जो डोकुचेव थे इन्हें फादर ऑफ पेडोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पे बचता है लास्ट ऑप्शन थॉमस ग्राहम। तो थॉमस ग्राहम को ही कोलाइड रसायन का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा की पीएच पर उपलब्ध होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उदासीन, सेकेंड ऑप्शन है अम्लीय, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिकांश मतलब पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के किस पीएच पर उपलब्ध होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उदासीन। यानी मृदा में जो उदासीन वैल्यू होती है वो 6.5 से 7.5 जो होती है वो मृदा की उदासीन वैल्यू होती है, यानी न्यूट्रल वैल्यू होती है। तो इसी वैल्यू पे मृदा में सबसे ज़्यादा पीएच
की जो पोषक तत्व की उपलब्धता होती है ए इसी वैल्यू पे पाई जाती है, यानी उदासीन में पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लवणीय व क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क जलवायु में, सेकेंड ऑप्शन है आर्द्र जलवायु में, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात कर लेते हैं लवणीय मृदा की। तो जो लवणीय मृदा होती है इनमें सोडियम आयन की सबसे ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं, तो लवणीय और क्षारीय जो मृदाएं होती हैं ये शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो अगर बात कर लेते हैं आर्द्र जलवायु की, तो आर्द्र जलवायु जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिस क्षेत्रों में बारिश की मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे मतलब जो जलवायु होता है वो आर्द्र जलवायु होता है। और आर्द्र जलवायु में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो मिट्टी होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। और अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन की मतलब सांद्रता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी में अम्लता आ जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो जो लवणीय और क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं वो शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जलवायु, सेकेंड ऑप्शन है धरातल, थर्ड ऑप्शन है समय, फोर्थ ऑप्शन है पैतृक। तो जो मृदा निर्माण में सक्रिय कारक होते हैं ये जलवायु होते हैं, यानी क्लाइमेट होते हैं। मृदा निर्माण में जो सक्रिय कारक होते हैं वो क्लाइमेट यानी जलवायु होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बाकी हो गया आपका धरातल और आपका समय हो गया और पैतृक पदार्थ हो गए, तो ये सब निष्क्रिय कारक हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जलवायु। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।